वेलकम टू जीनोम एकेडमी। यहाँ पे इस लेक्चर में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेथड्स इन बायोलॉजी में जो प्रीवियस ईयर के एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इन अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट टू होमोजाइगस पेरेंटल लाइन P1 एंड P2 वर क्रॉस टू प्रोड्यूस F1 हाइब्रिड, यानी कि P1 और P2 को अगर क्रॉस किया गया है तो F1 हाइब्रिड मिला है। Due to an experimental error, seeds of these hybrids got mixed up with the seeds of two other germlines P3 and P4 के भी सीड्स हैं और P1 P2 के दोनों के सीड्स मिक्स हो गए हैं। एंड हाइब्रिड सीड्स डिराइव्ड फ्रॉम देम अ मार्कर बेस्ड fingerprinting exercise was performing using 6 randomly selected seeds F1 to F6 from the mixed material and the 4 parental lines. Results of this analysis are shown below. तो P1 P2 आप P1 के 3 बैंड देख रहे हैं, P2 के 3 बैंड देख रहे हैं और इन दोनों का ऑफ स्प्रिंग ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया है कि F1 है। तो इस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, P1 P2 और F1 है। वो यहाँ पे आपको देखना है कि जो F1 F2 F3 F4 F5 F6 है इनमें से P1 और P2 के कौन से ऑफ स्प्रिंग हैं। तो P1 और P2 के जो बैंड है, P1 के 3 बैंड है, P2 के भी 3 बैंड है। ये बैंड पैटर्न दोनों मिलकर दोनों का बैंड आपको F1 में नजर आएगा। और होमोजाइगस पेरेंटल लाइन की बात कर रहे हैं, यानी कि सब डोमिनेंट एलील है तो सब शो होंगे। तो आप F1 को अगर देखेंगे तो P1 का ये बैंड ये बैंड ये बैंड यहाँ पे नज़र आ रहा है और P2 का 3 बैंड ये है, बिल्कुल उसी लोकेशन पे यहाँ पे नज़र आ रहा है F1 में। बाकी ऐसा और क्रॉस नज़र नहीं आ रहा। आप देखोगे तो P1 P2 को क्रॉस करोगे तो F3 मैच नहीं कर रहा है, P3 P4 को क्रॉस करोगे तो F2 आ रहा है जो कि मैच नहीं कर रहा है। F2 में केवल देखो 3 ही बैंड है, जबकि P3 P4 मिलाएंगे तो टोटल 6 बैंड होना चाहिए। इस तरीके से डी ऑप्शन भी देखेंगे तो इनकरेक्ट रहेगा, केवल सी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्लूकोज इज द इन द ब्लड इज डिटेक्टेड बाई 4 डिफरेंट मेथड। तो हमारे पास 4 मेथड है PQRS। The sensitivity and the range of the detection of the glucose by these 4 methods is shown below. Clinically relevant, the concentration of the glucose in blood is between 82 to 50 milligram per dl। तो यहाँ पे 80 से 250 82 to 50 mg है। तो हम यहाँ पे जो 4 मेथड हैं ब्लड ग्लूकोज के लेवल को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, तो हमें वो रेंज देखना है 80 से लेके और 200 to 50 तक। ये आपका पीक है। तो यहाँ से ब्लड राइज हुआ है और एक पॉइंट पे जाके सैचुरेट हो गया है। तो जो क्यू है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है। बाकी आप पी अगर चेक करोगे तो स्टार्टिंग में ब्लड सिग्नल बहुत ज़्यादा मिल गया, उसके बाद रुक गया। तो इस पॉइंट के बाद रुक गया है सिग्नल, सैचुरेट हो गया है सिग्नल। तो ये तो 100-120 पे ही सैचुरेट हो गया है। और आर जो है लेट में डिटेक्ट कर पा रहे हैं जब कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होता है। एस भी उसी तरीके से है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये है क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन, जहाँ पे 3 कॉलम एक्सचेंज एंड साइज एक्सक्लूजन एंड रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी किया गया है। और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिया गया है ए और बी। जब कैटायन एक्सचेंजर यूज करेंगे, कैटायन एक्सचेंजर क्या होता है कि आपके पास जैसे CM सेलुलोज एक कैटायन एक्सचेंजर है तो उस पर नेगेटिव चार्ज रहते हैं। तो नेगेटिव चार्ज रहते हैं तो अगर हमारे पास ए और बी 2 मॉलिक्यूल हैं, जब आप पास करोगे तो सबसे पहले ए अगर निकल के आया है, ए अगर निकल के आया है तो अगर ए निकल के आया तो ए पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए तभी रिपल्शन होगा, और बी पे प्लस होना चाहिए तब वो जाके बी बाइंड कर जाएगा। तो यहाँ पे ए सबसे पहले निकल के आया है और बी लेट, थोड़ा टाइम ज़्यादा टाइम लगा है बी को सेचुरेट होने में। तो इसका क्या मतलब है कि ए जो होगा ये नेगेटिव होगा। डी स्टेटमेंट कह रहे हैं कि ए इज मोर केटानिक, जो कि ये गलत हो जाएगा। बाकी हमें साइज एक्सक्लूजन अगर आप देखोगे तो साइज एक्सक्लूजन कॉलम क्रोमेटोग्राफी जब आप देखते हो तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास अगर 2 है ए एंड बी, 2 पार्टिकल हैं, तो यहाँ पे हम बीट्स लेते हैं
यहाँ पे इन्होंने सेफेडेक्स 100 बीट्स लिया है। पोरस बीड होते हैं जिसमें पोर्स होते हैं, इनर्ट बीट होते हैं, इनर्ट ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, और इस बीट्स में पोर होता है। तो होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल स्मॉलर साइज का होगा वो बीट्स के थ्रू, बीट्स के जो पोर हैं उसमें एंट्री करते हुए आएगा तो स्लो आएगा। जो लार्जर साइज का, मान लीजिए बी लार्जर साइज का है, वो तेजी से मूव करेगा। तो बी का सिचुएशन पहले हो रहा है साइज एक्सक्लूजन पे, यानी कि बी लार्जर साइज का है, एंड ए जो है स्मॉलर साइज का है। अब यहाँ पे पहले ऑप्शन में कह रहे हैं कि ए इज लार्जर एंड, तो यही गलत हो जाएगा। फिर मोर हाइड्रोफोबिक देन बी। हाइड्रोफोबिसिटी अगर आपको देखना है तो रिवर्स फेज देखेंगे, जहाँ पे बी सबसे पहले आ रहा है। तो बी अगर एंट्री कर रहा है रिवर्स फेज में, तो जो मोबाइल फेज होता है और स्टेशनरी फेज, तो मोबाइल फेज यहाँ पे पोलर नेचर का होता है। तो बी अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब है बी पोलर है और ए नॉन पोलर है। तो ए इज मोर हाइड्रोफोबिक एंड स्मॉलर देन बी, जिससे आपका सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट। यहाँ पे देखेंगे कि a researcher attempt to clone a 630 बेस पेयर कोडिंग सीक्वेंस, 630 बेस पेयर का कोडिंग सीक्वेंस है ऑफ अ जीन डाउन स्ट्रीम टू अ बैक्टीरियल प्रमोटर। जो प्रमोटर है वो 500 बेस पेयर का लेंथ है। फॉर ओवर एक्सप्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द एनकोडेड प्रोटीन, द जीन सीक्वेंस वाज आइसोलेटेड एज अ SMA फर्स्ट फ्रेगमेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। आपका ये है CCC, कट लग रहा है GGG, arrow indicates the site of restriction and cloned at the SMA site located downstream of the promoter, and the gene sequence contained a single site of EcoR1। तो जो ये जीन सीक्वेंस है यहाँ पे EcoR1 के साइट भी लोकेटेड है, लोकेटेड 30 बेस पेयर डाउन स्ट्रीम टू द स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, तो स्टार्ट कोडॉन, तो ये प्रमोटर है, प्रमोटर कितने हैं 500 के हैं, और ये हमारे यहाँ पे जीन है, और जीन जो हमने किया है 630 बेस पेयर का यहाँ पे है। उसके बाद जीन में जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से जो है 30 बेस पेयर डाउन लोकेट हुआ है। तो अगर मैं इसको ऐसा बैक्टीरिया का क्रोमोसोम बनाऊं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रमोटर हो गया जो कि 500 बेस पेयर का है। उसके बाद ये हमने जीन जो इंसर्ट किया है ये 630 का है। फिर यहाँ EcoR1 कट कर रहा है, EcoR1 यहाँ कट कर रहा है, और एक EcoR1 का साइट है दूसरे कलर से, यहाँ पे एक EcoR1 का साइट यहाँ पे कट कर रहा है। जो ये EcoR1 कट कर रहा है ये यहाँ 30 इधर कट कर रहा है, तो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 600। तो 630 का जो आपका इंसर्ट है, जो आपका जिसको क्लोन करना है इतना बेस पेयर का, उसमें 30 बेस पेयर स्टार्टिंग से प्रमोटर से 30 बेस पेयर डाउन स्ट्रीम पे EcoR1 प्रेजेंट है, साइट प्रेजेंट है। Schematic representation of the plasmid along the location of the restriction enzyme sites of the vector as given below, यहाँ पे दिखाया भी गया है। यहाँ SMA का साइट है जहाँ पे कट करके वहाँ पे ऐड किया जाएगा 630 बेस पेयर। EcoR1 का एक बाहर साइट है और एक अंदर रहेगा। द रिसर्चर स्क्रीन द ऑब्टेन्ड कॉलोनीज बाय द डबल डाइजेशन ऑफ द यूजिंग हेन3। हेन3 यहाँ पे कट लगाएगा, यानी कि यहाँ पे हेन3, यहाँ पर मोटर के पास में यहाँ कट लगाएगा, एंड EcoR1। जब आप EcoR1 और हेन3 से कट करोगे तो देखो जो फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक मिलेगा, उसके बाद यानी कि 500 और 30 मिल जाएगा, तो 530, और ये 600 का एक मिलेगा, और बाकी ये पूरा पोर्शन आपका बैकबोन मिलेगा। तो जिससे आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे टू अचीव अ बेस्ट रेजोल्यूशन यूजिंग अ फ्लूरेसेंस माइक्रोस्कोप। देखो रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप का तभी बेस्ट होता है, हम एक खास इक्वेशन पढ़ते हैं, अबे इक्वेशन डी से इंडिकेट करते हैं, इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा अपॉन न्यूमेरिकल अपर्चर साइन थीटा, जो है आपका यहाँ पे n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड आपका जो एंगल है। तो ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जितना कम आएगा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन
जितना कम आएगा उतना ही ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर होगा। रिजॉल्विंग पावर उतना हाई होगा। अब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम कैसे आएगा, तो न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू हम रखेंगे वो जितना कम रखेंगे उतना कम जो है हमारा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आएगा। यानी कि जो लैम्डा वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ हम यूज करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में, लाइट यूज करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं। तो यहाँ पे वेवलेंथ जो कम नज़र आ रहा है 405, 405 ए एंड डी ऑप्शन में नज़र आ रहा है। 420 और 520 इसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद आप ये जो एंगल देख रहे हैं ये ज़्यादा होना चाहिए। डिनोमिनेटर में वैल्यू जितना ज़्यादा होगा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन उतना ही कम होगा। तो वो सबसे ज़्यादा एंगल आपको 180 180 यहाँ नज़र आ रहा है। एंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। डी ऑप्शन में आप देखोगे तो 1.5 है, और ए ऑप्शन में देखोगे तो 1.33 है, और ये 90 एंगल। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू कम है और यहाँ पे दोनों वैल्यू ज़्यादा है। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन से माइक्रोस्कोप से कई बार पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको वेवलेंथ बहुत कम रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई रखना है, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम आएगा, रिजॉल्विंग पावर उसका हाई होगा। यहाँ पे स्पेशल टाइप का एक फैक्टर 9 है, इट इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए इस फैक्टर की जरूरत है। डिफिशियंसी अगर हो जाएगा इस फैक्टर का, कुड बी करेक्टेड बाय डिलीवरिंग द फैक्टर 9 जीन यूजिंग वायरल वेक्टर। अगर किसी सेल में मतलब अगर यहाँ पे जेनेटिकली फैक्टर 9 जो है इसेंशियल है, अगर इसकी डिफिशियंसी को आप दूर करना चाहते हैं तो हमें वायरल वेक्टर यूज करेंगे जिससे डिलीवर करेंगे। इन एन एक्सपेरिमेंट द जीन फॉर फैक्टर 9 वाज क्लोन्ड appropriately into एडिनोवायरस, दूसरा है एडिनो एसोसिएटेड वायरस एंड रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस इंटीग्रेट्स द जीन रेट्रोवायरस इंटीग्रेट्स द जीन इनटू द डिवाइडिंग सेल। रेट्रोवायरस जो है ये डिवाइडिंग सेल में जीन को इंटीग्रेट कर रहा है पॉजिटिवली। AAV एडिनो एसोसिएटेड वायरस इंटीग्रेट्स पार्शियली इनटू नॉन डिवाइडिंग सेल। AAV नॉन डिवाइडिंग सेल में यहाँ पे, तो रेट्रोवायरस का मैं 2+ लिख लिया हूँ, यहाँ 1+ क्योंकि पार्शियल इंटीग्रेशन हुआ है। एंड एवी मतलब एडिनोवायरस डज नॉट इंटीग्रेट, यानी कि सेल में एवी नहीं इंटीग्रेट किया तो माइनस रख लेते हैं। तो इंटीग्रेट ही नहीं किया तो इसके जो आपके फैक्टर 9 के जो जीन है वो बाहर ही रहेंगे, है ना, और वो इंटीग्रेट भी नहीं है तो सेल में डिफेक्ट भी नहीं होंगे। फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्रोफाइल ऑफ द फैक्टर 9। अब एक्सप्रेशन किसका ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा आरवी का होगा, लंबे समय तक चलेगा आरवी। एवी का स्टार्टिंग में तो हाई दिखाएगा क्योंकि बाहर जो जीन हमारे पास है वो तो एक्सप्रेशन दिखाएगा, लेकिन उसका जीन का एक्सप्रेशन बाद में होगा नहीं, तो पहले स्टार्टिंग में रहेगा उसके बाद ये डाउन हो जाएगा। तो आप पी एवी है यहाँ इंडिकेट कर रहा है, और क्यू जो है वो आरवी को इंडिकेट कर रहा है, और 8 चूंकि पार्शियल इंटीग्रेशन है तो फैक्टर 9 सीरम में बहुत कम नजर आएंगे, तो ये AAV। तो RAAV, QRV एंड P/AV, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यू आर इंसर्टिंग अ जीन ऑफ 2 kb लेंथ। 2 kb का एक हमारे पास जीन है, जैसे हमने यहाँ पे प्लाज्मिड अगर बनाया तो यहाँ पे हमारा जो जीन है ये 2 kb का है, इनटू अ वेक्टर ऑफ 3 kb। ये पूरा वेक्टर जो था ये 3 kb का था, तो दोनों मिला के कितना kb होना चाहिए, 5 kb हो जाना चाहिए। टू मेक अ GST फ्यूजन प्रोटीन द जीन इज बीइंग इंसर्टेड एट द इको R1 साइट। तो यहाँ पे इको R1 साइट पे हमने इंसर्ट किया है, इको R1 साइट यहाँ इंडिकेट भी किया है, इको R1 पे जीन इंसर्ट किया है। उसके बाद PHT1 यहाँ एक साइड में कट कर रहे हैं, BAM-H1 इधर साइड में कट कर रहे हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पे एक साइड में क्या है, BAM-H1 इधर PHT1 यहाँ कट लगाएगा, ये यहाँ कट लगाएंगे। You are screening for the clone with the correct orientation of a restriction digestion of the plasmid using HEN3 plus BAM-H1. HEN3 BAM-H1 and HEN3
plus PST1. The map of the relevant region of the vector is shown below. एक important point यहाँ पे मिस हो गया. The gene is being, ऊपर second line में, the gene is being inserted to EcoR1 site and insert has a HindIII site in third site 500 base pair. तो KB में है, बेस पेयर का मतलब 5 का मतलब 0.5 KB हो जाएगा डाउन स्ट्रीम ऑफ द फर्स्ट कोडॉट. यानी कि यहाँ से ये अगर इसको 0.5 मान लेंगे तो ये 2 KB टोटल यहाँ से यहाँ तक था, तो ये कितना बचेगा 1.5. और यहाँ पे साइट है N3 का. पेन का कलर चेंज कर लेते हैं. अब कह रहे हैं कि अगर आपने N3 और BIMH1 से कट करेंगे, BIMH1 से और N3 से अगर आप कट करोगे, तो BIMH1 और N3 से अगर आप कट करोगे, N3 प्लस BIMH1 से कट करोगे तो क्या मिलेगा, 1.5 का फ्रेगमेंट मिलेगा, प्लस बाकी जो पोर्शन बचा ये 3 इधर हो जाएगा, 1.5 इधर हो जाएगा, तो 4.5. और दूसरा कह रहे हैं कि जब N3 प्लस PST1 से जब आप कट लगाओगे तो N3 यहाँ कट लगाएगा और PST1 यहाँ, तो 1.5 का एक फ्रेगमेंट मिलेगा, और बाकी जो 3 है ये है और 0.5 ये हो जाएगा 3.5. तो इस हिसाब से अगर आप इसको एनालिसिस करोगे तो जब आपने R को चेक करेंगे तो H एंड B से जब आप कट कर रहे हो तो ये आपका एक 4.5 का बैंड मिल रहा है और एक 0.5 का. जब आप H एंड P से कट करोगे, HB से कट किया तो ये मिला, H एंड P से कट करेंगे तो एक आपका 3.5 मिल रहा है और एक आपका 1.5 मिल रहा है. बाकी और ऑप्शन आप चेक करोगे तो ऐसा बैंड पैटर्न नहीं मिल रहा है. तो R ऑप्शन यहाँ पे C ऑप्शन है तो करेक्ट हो जाए. इस क्वेश्चन को देखते हैं. 3 प्रोटीन्स, 3 प्रोटीन है, BLM1, BLM2 and BLM3 were shown to be involved in the repair of DNA double strand break. कोई DNA डबल स्ट्रैंड ब्रेक है, ये DNA है सपोज, और यहाँ पे डबल स्ट्रैंड ब्रेक है, तो यहाँ पे B1 मान लीजिए एंड B2 एंड B3, ये 3 प्रोटीन है, ये तीनों इन्वॉल्व हो रहे हैं डबल स्ट्रैंड DNA ब्रेक में. A chromatin immunoprecipitation experiment was performed for the 3 proteins. The pattern of the result obtained is shown below. तो यहाँ पे कहना है 0 मिनट बिफोर ब्रेक, ब्रेक से पहले, एंड 30 मिनट्स आफ्टर ब्रेक. तो इनपुट जो आप देखोगे तीनों प्रोटीन का प्रोफाइल 0 मिनट या 30 मिनट आप इनपुट में बैंड देख रहे हैं. उसके बाद 0 के भी फ्रॉम द ब्रेक, ब्रेक से 0 के भी आगे डिस्टेंस, यानी कि उस पॉइंट पे जहाँ ब्रेक है वहाँ पे कौन बाइंड कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं BLM2 है ना, ब्रेक से पहले वहाँ बाइंड कर रहा है, और 1 के भी फ्रॉम द ब्रेक तभी उसको नज़र आ रहा है. लेकिन ये अगर आप आफ्टर ब्रेक देखेंगे 30 मिनट, तो BLM2 का यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई रोल नहीं है, वो DNA से रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा. जबकि अगर आप यही देखोगे तो आप BLM1, BLM3 इनको देखोगे तो ब्रेक से पहले इनपुट भी है और ब्रेक 1 के भी फ्रॉम द ब्रेक, 0 के भी फ्रॉम द ब्रेक, वहाँ पे कोई रिकग्निशन या बाइंड नहीं हो रहा है. लेकिन जब ब्रेक हुआ है और उसके बाद 0 के भी फ्रॉम द ब्रेक, यानी कि ब्रेक के साइड पे BLM बाइंड कर रहा है और BLM1 बाइंड कर रहा है. उसके बाद बाइंड करने के बाद यहाँ पे यानी कि BLM1 यहाँ पे बाइंड कर रहा है, और अगर BLM3 आप देखोगे तो वहाँ पे डबल स्ट्रैंड ब्रेक पे बाइंड कर रहा है, उसके साथ साथ 1 के भी फ्रॉम द ब्रेक भी वो मूव कर रहा है, यानी कि बाइंड करने के बाद, ब्रेक साइड को बाइंड करने के बाद वो आगे भी मूव कर रहा है. तो इस हिसाब से अगर आप बी स्टेटमेंट रीड करेंगे, BLM1 बाइंड्स टू द ब्रेक साइड whereas BLM3 बाइंड्स टू द ब्रेक साइड एंड बियॉन्ड. तो इसलिए जो है यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. अ रिसर्चर वाज वर्किंग विथ 3 प्रोटीन्स A, B एंड C. 3 प्रोटीन है विच में है द पोटेंशियल रोल्स इन जीन एक्सप्रेशन.
ABC का जीन एक्सप्रेशन में यहाँ पे पोटेंशियल रोल है। इन ऑर्डर टू वैलिडेट द हाइपोथेसिस EMSA electrophoretic mobility shift assay was performed. The purified proteins were allowed to bind with the labeled DNA and the results obtained after autoradiography are shown below. तो यहाँ पे हमारे पास ABC 3 प्रोटीन है। उसके बाद यहाँ पे माइनस से प्लस आपका ये जेल का बैंड नजर आ रहा है, फिर ऑटो रेडियोग्राफी हुआ है। अब आप देखोगे कि ए जहाँ जहाँ प्लस शो कर रहा है, DNA वहाँ पे जहाँ जहाँ बैंड शो कर रहा है वहाँ वहाँ ए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ना, जो बैंड है, तो ए यहाँ पे बाइंड कर रहा है। इसका मतलब है कि ए जो है DNA से बाइंड कर रहा है। अगर आप बी को देखेंगे तो बी यहाँ प्लस शो कर रहा है, लेकिन यहाँ नीचे कोई बैंड नजर नहीं आ रहा। यहाँ प्लस है, कोई बैंड नजर नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, जब ए जहाँ जहाँ प्लस है, अगर बी भी वहाँ प्लस है, जैसे इस पॉइंट पे और बी दोनों का प्लस मिल रहा है और दोनों बैंड मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि बी जो है DNA से बाइंड नहीं कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ए से इंटरेक्ट कर रहा है। तो पी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, प्रोटीन ए पजेज द DNA बाइंडिंग मोटिव, बात सही है, पी सही है। प्रोटीन भी पजेज द DNA बाइंडिंग मोटिव, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ देखिए बी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ DNA बाइंडिंग मोटिव बी के पास नहीं है, क्योंकि आपको बाइंड नजर नहीं आ रहा, क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन भी बाइंड्स टू DNA एंड प्रोटीन ए कॉम्प्लेक्स, ये सही लग रहा है कि अगर ये DNA है और प्रोटीन ए यहाँ से बाइंड किया है, तो हो सकता है इससे आके बी बाइंड करे, क्योंकि जब ए बाइंड किया है तो बी वहाँ पे इंटरेक्शन दिखा रहा है। तो आर भी सही लग रहा है, पी एंड आर आपको एक ऑप्शन में मिल रहा है, सेकेंड ऑप्शन में। एंड प्रोटीन सी बाइंड्स टू DNA ओनली व्हेन प्रोटीन ए इज बाउंड। अब यहाँ पे अगर प्रोटीन सी को देखेंगे तो इस पॉइंट पे देखेंगे और इस पॉइंट पे देखेंगे प्रोटीन सी का, तो प्रोटीन सी का यहाँ 2 बैंड नज़र नहीं आ रहा है, एक ही बैंड नज़र आ रहा है, वो ए के लिए था, तो इसलिए एस भी इनकरेक्ट होगा, पी एंड आर सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट इन एन experiment designed to clone a PCR amplified fragment in a cloning vector digested with SHO first। ये साइट है कट करने के लिए सी, और उसके बाद जो है टी को मैं अलग कर देता हूँ, TCGAG ये है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप DNA बनाते दूसरा स्टैंड तो G होता, और इसके यहाँ पे टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए होता, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी होता, और जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी होता, ए के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ टी होता, जी के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ सी होता, तो सी यहाँ कट लग जाता, तो मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। इस तरीके से अगर आप XHO फर्स्ट से कट करते हैं ये, और ऐसे में 1 जो कट कर रहा है वो CCC बीच में कट लगा रहा है GGG, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन बी यूज्ड इन द PCR प्राइमर टू जनरेट द कंपैटिबल एंड्स फॉर द क्लोनिंग। यानी कि हमें कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना है जो जाके ये जो कॉम्प्लीमेंट्री इससे हम बाइंड करा पाएँ, जो हमारा ये फ्रेगमेंट निकले इससे बाइंडिंग हम करा पाएँ। तो हम पहले XHO1 को देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे ये सी ऑप्शन देखेंगे, इसको अगर आप देखें तो जी उसके बाद कट लगा है TCGAC। तो अगर आप यहाँ पे कट लगाएंगे TCGA, उसके बाद ये सी, और ये आपको एक फ्रेगमेंट मिल जाएगा, एक फ्रेगमेंट ये मिल जाएगा, इससे रिकग्नाइज कर लेगा। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो बनेगा, जो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का बनेगा, वो इससे रिकग्नाइज कर लेगा ऊपर वाले स्टैंड से।
तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो टी सी जी ए सी सेगमेंट है और यहाँ जी पे कट लगा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, सी ए जी सी टी जी। देखिए यहाँ कट लगेगा, तो ये वाला जो सेगमेंट है इसको अगर आप लाके ऊपर वाले स्टैंड से अटैच कराएं तो ऐसा अटैचमेंट हो जाएगा, ए जी सी टी, और ये कट लग गया, इधर एक डीएनए हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप अगर सी ऑप्शन को देखेंगे, और बाकी अगर आप एसएमए फर्स्ट से कट कर रहे हैं तो आपका ऐसा ऐसा सी मिलेगा, और इधर आपका जी मिल रहा है डीएनए फ्रेगमेंट। और इको आरबी से कट करेंगे, R5 से कट करेंगे तो टर्मिनल आप देखेंगे, टर्मिनल यहाँ जी है, यहाँ टर्मिनल सी है, तो ये जी यहाँ पे इंट्रैक्शन बनाएगा और सी इधर इंट्रैक्शन बना लेगा। तो इस हिसाब से सी स्टेटमेंट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।